पढ़ाई दिल लगा के कर रहे होगे। तो काफी दिनों के बाद मुलाकात आज फिर से हो रही है, कई दिनों के बाद बीच में ब्रेक लिया, बीच में आपकी कुछ छुट्टियां पड़ गई थी, होली की छुट्टी पड़ गई थी, लेकिन आपका सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक बार फिर से हाजिर है। आपका सिलेबस जो कि एक लास्ट चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है उसे हमें कंप्लीट करना है। फ्रॉग और कॉकरोच के रिकॉर्ड करने हैं लेक्चर, इनके साथ आपका सिलेबस हो जाएगा फिनिश। मतलब गिनती का आपका एक फ्रॉग, एक कॉकरोच और बायोटेक्नोलॉजी। तो गिनती के कुछ दिनों की बात और रह गई है। आप अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप देना शुरू कर दो, अपना सिलेबस ढंग से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। तो तरीका क्या होगा आपकी पढ़ाई का? क्वेश्चन करें जो चैप्टर आपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11 का सिलेबस फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर लिया है। क्लास 12 का सिलेबस जिन जिन चैप्टर्स को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आप उनके क्वेश्चंस करें। ट्राई करें मॉक टेस्ट देने की। मॉक टेस्ट अगर आप कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट दे सकते हैं तो आप मॉक टेस्ट देने का कोशिश करें। क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने चैप्टर को फाइनल अंतिम रूप दें। जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, अभी भी तकलीफ हो रही है, जहां कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, उन टॉपिक्स पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर लें। फ्रीक्वेंसी, अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हैं, इससे फायदा पता चल जाता है कि किस चैप्टर से फ्रीक्वेंसी कितनी रही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को कितना वेटेज दिया गया है। अगर आप देखोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरू करना है आपको, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, मतलब 6 चैप्टर हैं। एवरेज 2 सवाल भी लेकर के चलते हो तो 12 सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। किसी चैप्टर से 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो मतलब 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, एक बार ट्राई कर लो ताकि 16 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। और वहीं साथ साथ जो बाकी के टॉपिक्स हैं, कंप्लीट सिलेबस 11 का एक टेस्ट अलग दे सकते हो, कंप्लीट सिलेबस 12 का दे सकते हो, या कंप्लीट 11 और 12 मिला करके दे सकते हो। लेकिन अब लास्ट में क्वेश्चन ही सबसे बेहतरीन सहारा है अपनी पढ़ाई को लास्ट रिवीजन करने का। एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में मार्क कर रखे हैं, क्लास नोट्स में मार्क कर रखे हैं, एक बार फिर से उनको थॉरली देख डालो और बस अपनी पढ़ाई को वाइंड अप कर डालो। तब जाकर के नीट 2024 का जो सपना आपने देखा है वो पूरा होगा और आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाओगे। तो इन्हीं बातों के साथ शुरू कर लेते हैं आज का ये चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, आपको बहुत सारी क्लासेस वैसे भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप देखोगे अभी पिछले वीक में आपकी प्रचंड सीरीज में इन चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और एप्लीकेशन को कंप्लीट किया। तो आप अगर देखना चाहोगे तो उसको वहां से फुल शॉट देख लेना, लेकिन क्लास पहले कंप्लीट करेंगे यहां से और फिर जाकर के वहां से उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमने बेसिक चीजें डिस्कस की थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था और बात करी थी टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहां पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के आगे का जो टॉपिक होगा वहां से शुरू करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्लोनिंग वेक्टर्स की पढ़ाई आज होगी। आज इन बातों को डिस्कशन करेंगे, यही टूल्स में हम कहानी को आगे लेकर के चलेंगे। पिछली क्लास में जो हमने बातें करी थी वहां हमने डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करी थी कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से एक इंडस्ट्री होती है, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री होती है जिसका पर्पस है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू ह्यूमन काइंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ह्यूमन के लिए प्रोडक्शन करना और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना, इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फैक्ट्री एक इंडस्ट्री की तरह काम करती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए प्रोडक्शन करके, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके हमारी पॉपुलेशन को फूड के रेफरेंस में, एग्रीकल्चर के फील्ड में या फिर मेडिसिन के फील्ड में सपोर्ट या हमें हेल्प करती है, कमर्शियल ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। तो इसी बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे थे। इसका हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पढ़ा था कि कैसे वो साइंस इमर्ज किया था, और उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी अबाउट द टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। और उन टूल्स में हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी चीजें जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चाहिए, उनमें सबसे पहला है एंजाइम्स, जिसमें हमने बात करी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसमें टर्म रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर कर दिया था। टर्म रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। टू रेस्ट्रिक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये क्या करता है बेटा, ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज ऑफ वायरस, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया को खाने वाला जो वायरस है, उस बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करना। इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से उस एंजाइम का नाम रख दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन उसमें दो तरीके के एंजाइम खोजे गए थे। एक नेचुरल डिफेंस का पार्ट होता है, जहां पे बताया गया नेचुरल डिफेंस इन प्रोकैरियोट। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं तो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है अमंग द प्रोकैरियोट्स, आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स में वायरल इंफेक्शन के अगेंस्ट ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो स्पेशल क्लास ऑफ न्यूक्लियस कही जाती है। ये किसी डीएनए को या आरएनए को या वायरल डीएनए आरएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं। तो दो तरीके के एंजाइम खोजे गए थे, एक जो रेस्ट्रिक्शन करता है वायरल मल्टीप्लिकेशन को, और दूसरा एंजाइम जो अपने खुद के डीएनए को क्लीव होने से बचाता है, अपने खुद के डीएनए को टूटने से बचाता है, उसे कहते हैं मिथाइलेज। तो इस पूरे सिस्टम का नाम रखा है, कहा है प्रोकैरियोट्स की एक स्पेशल एबिलिटी होती है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। वायरस की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और दूसरा एंजाइम जो मॉडिफायर एंजाइम होता है, जो अपने डीएनए को मॉडिफाई करता है। मतलब बैक्टीरिया का खुद का डीएनए नहीं डैमेज हो रहा, केवल वायरस का डीएनए डैमेज हो रहा है, वायरल जीनोम को क्लीव किया जा रहा है, वहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेशल क्लास ऑफ एंजाइम है जिन्हें हम न्यूक्लियेजेस कहते हैं। ये न्यूक्लियेजेस होते हैं जो डीएनए को आरएनए को कट करने का काम करते हैं, और डीएनए आरएनए को कट करने वाले ये न्यूक्लियेजेस जो होते हैं या तो एक्सोन्यूक्लियेज होते हैं या तो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं। हमारे रेस्ट्रिक्शन प्रोसेस के लिए हम एंडोन्यूक्लियेज यूज करते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेजेस आर यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियेजेस जो होते हैं उनमें दो टाइप के होते हैं, एक जो एंड से कट करता है एक्सोन्यूक्लियस, जो अंदर से कट करता है उसे एंडोन्यूक्लियस करते हैं। हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एंडोन्यूक्लियस यूज करना होता है, हम एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं। एनसीईआरटी में जो एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड पिछली क्लास में सारी बातें कर ली थी, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे ले चलते हैं आपको। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स वाले पार्ट में आप पढ़ते हो, नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव की टूल्स। अगर हमारे पास की टूल्स हैं तो उनकी मदद से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, या फिर हम सीधा सीधा कहें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमारे पास जो टूल्स चाहिए, जो हथियार चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जैसे खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो आपको चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, आपको तवा चाहिए, आपको चिमटे चाहिए, आपको बेलन चाहिए, चौकी चाहिए, जो बेसिक टूल है। सीधी सीधी बात है, रोटी बनाने के लिए, रोटी खाने के लिए जिस तरीके से आपको तवा चौकी बेलन चाहिए, उसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास जो टूल्स होने चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चाकू चाहिए, कैंची चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम, जो पॉलीमरेज करने वाला एंजाइम है, जो फोटोकॉपी मशीन है वो चाहिए,
चिपकाने वाला गम चाहिए, गोंद चाहिए और वेक्टर चाहिए जो उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सके। व्हीकल जिसे हम कार कहते हैं, व्हीकल कहते हैं जो इसे पिक करती है, ड्रॉप करती है। एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिस होस्ट में हम उसको यूज करते हैं। तो इसे हम डिटेल में अगर समझें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहला टॉपिक है। ईयर 1963 में दो एंजाइम खोजे गए थे। एक जो मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, ई कोलाई को, जो कि कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा होता है, एक होता है एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा होता है मिथाइलेज। तो एक जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है उसे कहते हैं मिथाइलेज और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस को। इस पूरे सिस्टम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? ये सिस्टम जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। साइंटिस्ट ने इसी को ऑब्जर्व किया और इसी बेस पे उन्होंने उस एंजाइम को निकाल लिया जो रेस्ट्रिक्शन करता है, उसी का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी द अदर व्हिच कट द डीएनए, और एक जो मिथाइलेशन करके उसे मॉडिफाई करता है लेटर, जो डीएनए को कट करता है उसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम हिंद सेकंड था। हिंदी सेकंड मैंने नॉमेनक्लेचर भी आपको बताया था, जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस व्हिच वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 इयर्स लेटर। याद रखेंगे पहला एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो था हिंदी सेकंड, लेकिन इसको आइसोलेट किया गया था 5 साल के बाद। मतलब इसे खोजा जा चुका है, इसे सेल से निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया था 5 साल के बाद। तो याद रखेंगे डिस्कवरी अलग है, आइसोलेशन अलग है। तो फंक्शनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिस एंजाइम की पहली बार फंक्शनिंग को ऑब्जर्व किया गया था, जिसके फंक्शन को डिस्कवर किया गया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट एंजाइम वाज हिंदी सेकंड। लेकिन उसके 5 साल बाद इसे निकाला गया। 5 साल तक इसे नहीं निकाला गया था, केवल इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी। यानी निकालने वाला प्रोसेस जो हुआ उसके उस ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो हिंदी सेकंड जो नाम हमने दिया है ये सेकंड आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड सेकंड था, लेकिन इसकी डिस्कवरी बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो क्या इसे निकाला बाद में गया, लेकिन इसे डिस्कवर पहले ही किया जा चुका था। ध्यान रखेंगे। यानी हुज फंक्शनिंग डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आइसोलेटेड कैरेक्टराइज्ड 5 इयर्स लेटर, इट वाज फाउंड दैट हिंदी सेकंड ऑलवेज कट द डीएनए एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो कि 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है उसके बीच में कट करता है ये। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंदी सेकंड। यानी इसके अलावा हिंदी सेकंड के अलावा आज अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो आज की डेट में हमने 900 से भी ज्यादा, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम खोज चुके हैं। 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम खोज चुके हैं, जो कि बैक्टीरिया के कई सारे स्ट्रेन में से लगभग 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, आप याद रखोगे ये दोनों पॉइंट, 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या उससे ज्यादा एंजाइम हम खोज चुके हैं अभी तक। इसके बाद कह रहे हैं नेम, अगर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट लेटर आता है बैक्टीरिया जहां से आया उसका जेनेरा, सेकंड 2 लेटर फ्रॉम द स्पीशीज, और जो थर्ड पॉइंट होता है वो आता है उसका टाइप ऑफ स्ट्रेन। जैसे एस्चेरिशिया कोलाई, अगर हम एस्चेरिशिया कोलाई की बात करते हैं, RY13 नाम का स्ट्रेन था, वहां से हमने R टर्म लिया, और रोमन नंबर जो हमने लिया है उसमें रोमन नंबर जो हमने लिया है दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जिस ऑर्डर में उसे आइसोलेट किया तो 1 निकाला तो 1 रख दिया, फर्स्ट आइसोलेटेड, सेकंड आइसोलेटेड सेकंड, थर्ड आइसोलेटेड थर्ड, फोर्थ, कह रहे सेम स्ट्रेन से। अगर सेम स्ट्रेन जैसे R स्ट्रेन से जो सबसे पहली बार निकाला R1 रख दिया, R स्ट्रेन से जो सेकंड निकाला उसे R2 रख दिया, R3 रख दिया, थर्ड आइसोलेटेड, फोर्थ आइसोलेटेड, फिफ्थ आइसोलेटेड, ये नाम इसी सीक्वेंस पे इनका रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे यही इनके नॉमेनक्लेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेजेस, और ये न्यूक्लियेज एक एक्सो होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को कट करता है फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वेयर द एंडोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, जैसा कि पहले भी जानते हैं हम। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शनिंग बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ, कह रहा पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, स्पेसिफिक साइट से बाइंड करता है और फिर क्लीवेज करता है। क्या करता है? कह रहा डीएनए एंड कट द डीएनए टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। पैलिंड्रोम के बारे में बताया था मैंने, मलयालम। एग्जांपल आप देख सकते हो GAATTC, हमने 5 प्राइम से 3 प्राइम में देखा, और इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम में, मतलब सेम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, 5 to 3 5 to 3, लेकिन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स हैं। तो याद रखेंगे डीएनए के ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में सेम डायरेक्शन में डीएनए के ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में जब हम रीडिंग करें और हमें सेम टाइप के नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस मिलते हैं, GAATTC, GGGCCC, GGGCCC, ये सारे पैलिंड्रोम्स कहे जाते हैं। अगर आप देखो AGCT ऑपोजिट, ये भी एक पैलिंड्रोम बनता है AGCT, तो ये भी पैलिंड्रोम है। इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम्स जो होते हैं डीएनए के वो स्पेशल सीक्वेंसेस जिन्हें अगर सेम डायरेक्शन में पढ़ा जाए, चाहे वो 5 to 3 हो या 5 to 3 का सेम हो, या फिर जस्ट अपोजिट, इधर देखो 3 to 5 और 3 to 5, इधर से भी आप कर सकते हो 3 to 5 3 to 5, बट जब रीडिंग करेंगे तो याद रखेंगे एक साइड से जिधर हम रीड करेंगे दूसरे साइड की भी रीडिंग उसी डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। अगर इधर 5 to 3 किया है तो इधर भी 5 to 3 करना पड़ेगा। ऑपोजिट स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल रन करते हैं, ऑपोजिट स्ट्रैंड जो एक दूसरे के ऑपोजिट रन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ डीएनए जब हम बात करते हैं तो फॉस्फेट और OH के बेस पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसको रीडिंग की जाती है। अगला कहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर आप डीएनए की बात करते हो, ये अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर वो लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कट करता है तो आप देखो ये कट करेगा जब, तो ये इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को सेपरेट करने के साथ इधर शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करेगा और इधर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनपेयर्ड बेसिस का स्ट्रक्चर इधर और अनपेयर्ड बेसिस इधर। तो ये जो आपको अनपेयर्ड बेसिस मिल रहा है इन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स, इन्हें कहते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। तो जब भी कभी इस तरह के स्ट्रेच मिलते हैं तो इन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स। आप देखोगे एनसीईआरटी ने इस बात को भी एम्फसाइज किया है, कहा है दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स। ये जो पोर्शन इन्हें सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स कहे जाते हैं, इन्हें सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स कहते हैं। ये कह रहे हैं देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड, दीस आर नेम्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। अगर इन्हीं के काउंटर पार्ट में कोई भी इनका काउंटर पार्ट मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री कट किसी और डीएनए का काउंटर पार्ट है, इधर हमने कट किया, इधर किसी और डीएनए को कट किया, इन दोनों के स्ट्रैंड जो अनपेयर्ड अगर इनका कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ मिलेगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इन्हें कहते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जा सकता है अगर सेम टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन मिलेगा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो साइटोसिन अगर होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन से जुड़ जाएगा, एडेनिन अगर होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन से जुड़ जाएगा।
तो कह रहे इसी को कहते हैं ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस या स्टिकी एंड कहते हैं। एंड दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। कह रहे इन्हें चिपकाने के लिए जो ये कट्स हमने बनाए, इन्हें चिपकाने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है, ये डीएनए लाइगेज होता है जो रीएस्टैब्लिश करता है शुगर फॉस्फेट लिंकेज को रीएस्टैब्लिश करता है और वापस फिर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम्स। मतलब अलग-अलग सोर्स से जो हम डीएनए लेकर के आते हैं उन्हें काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस यूज किए जाते हैं। कटे हुए डीएनए को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा एंजाइम होता है जो ज्वाइन करता है एंड टू एंड कटिंग ऑफ द डीएनए, कट सीक्वेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, उनके बीच में रीएस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, बॉन्ड्स को रीएस्टैब्लिश करने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। तो पहला टूल जो था जो रिलेटेड था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से, डीएनए लाइगेज से, ये बात हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने कहा कि अगर हम डीएनए कट कर लेते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होता है। अगर हमने किसी सोर्स सेल से, मान लो ये कोई हमारी सोर्स सेल है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट था, इसके पास ये है बहुत बड़ा डीएनए सीक्वेंस, कह रहे हमने इसके डीएनए सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से कट कर लिया। अगर हमने इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके अगर इस डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कर लिए, सपोज करो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया गया, तो अब क्या हुआ, इसके कई सारे फ्रेगमेंट, जहां जहां वो साइट प्रेजेंट होगी, जहां जहां सेम टाइप के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, ये उतना टाइप का फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर देगा। और ये फ्रेगमेंट्स अलग अलग साइज के होंगे, ये डिफरेंट साइज के होंगे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा। तो कह रहे जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर सपोज करो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, हमने डीएनए को कट कर लिया है, तो कह रहे डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कैसे किया जाएगा, सेपरेट कैसे किया जाएगा, उस क्लीव्ड डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान से सुनेंगे, टर्म से ही कहानी क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोरेसिस का मतलब टू सेपरेट। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक मीडियम में, फोरेसिस का मतलब टू सेपरेट, फोरेसिस का मतलब टू सेपरेट। तो डीएनए के क्लीव्ड फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने जिस मेथड का इस्तेमाल किया वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल चार्ज के बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहले ध्यान से सुनेंगे, जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मेरे पास किसी सॉल्यूशन, किसी मिक्सचर में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास प्रेजेंट हैं, एक मिक्सचर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, तो इन चार्जेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए मैं इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल को सेपरेट करूंगा, इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके, वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके मैं इन चार्जेस को सेपरेट करूंगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड अपॉन सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लीव्ड डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है, तो सारे डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं सब पे चार्ज तो नेगेटिव है। डीएनए के सारे जो फ्रेगमेंट, जितने भी फ्रेगमेंट है सब नेगेटिवली चार्ज है। इन नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके, चार्ज तो सबका सेम है, तो फिर चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कैसे करोगे। यहां पे सेपरेशन चार्ज के बेसिस पे नहीं होगा, यहां पे सेपरेशन जो होगा वो चार्ज के बेस पे नहीं होगा, साइज के बेस पे होगा। ध्यान रखेंगे इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में द इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं जो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फ्रेगमेंट। ध्यान से सुन लें, साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसका साइज क्या है, बड़े छोटे साइज के डीएनए मॉलिक्यूल जो हमने काटे हैं उनके साइज के बेस पे सेपरेट किया जा रहा है। यहां पे ये डीएनए मॉलिक्यूल का जब चार्ज सेम है तो यहां पे हमारा जो मेथड होगा वो भी केवल चार्ज नहीं, यहां चार्ज के अलावा साइज मेन फैक्टर है, क्योंकि चार्ज सारे मॉलिक्यूल का सेम है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मीडियम तैयार किया जाता है, एक जेली मीडियम तैयार किया जाता है, जेल से बना हुआ एक मीडियम तैयार किया जाता है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम तैयार किया जाता है, और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के मीडियम में डीएनए को अंदर इधर इनपुट किया जाता है। डीएनए की इनपुट होती है, यहां से डीएनए की इनपुट कराई जाती है, डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी इनपुट कराई जाएगी, डीएनए की इनपुट कराई जाएगी इन रस्तों से। इन रस्तों को कहते हैं वेल, क्या कहते हैं इनको, इन्हें कहते हैं वेल्स। क्या कहते हैं इन्हें, हम कहते हैं वेल्स। क्या कहते हैं इनको कहते हैं वेल। ये वेल हैं, ये कुएं हैं जिनके थ्रू डीएनए की एंट्री होती है, ये वो कुएं हैं जिनके थ्रू डीएनए की एंट्री कराई जाती है। ये देखें, ये हैं वेल्स, यहाँ पे हमने बना दिए, ये हैं इनलेट के लिए, डीएनए के इनलेट के लिए इन्हें कहते हैं इनलेट वेल्स हैं। ये वो जगह है जहां से डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है, जो अलग अलग हमने फ्रेगमेंट्स किए हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट किए हैं वो इधर से इनपुट दिया जाता है, इन्हें हम कहते हैं वेल्स फॉर इनपुट। ये हैं वेल्स फॉर इनपुट ऑफ डीएनए। तो डीएनए की इनपुट यहां से भेजी जाती है, एंट्री पॉइंट्स हैं ये इनपुट्स हैं, अलग अलग डीएनए को यहां पे इनपुट किया जा रहा है। और यहां पे आप देखो, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने यहाँ पे रॉड लगा दी है, चार्ज्ड मीडियम के लिए हमने यहाँ पे रॉड लगा दी है। ये देखो, ये हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, ये हमने लगा दिए हैं इलेक्ट्रोड। ये है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं एनोड। एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड जो एनायंस को अट्रैक्ट करता है, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करता है उसे एनोड कहते हैं, जो एनायंस को अट्रैक्ट करेगा। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे कहते हैं कैथोड, जो कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं डीएनए सारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए सारे के सारे डीएनए जो यहाँ से इनपुट किए जाएंगे, जो डीएनए यहाँ इनपुट किया जाएगा, डीएनए जो है ना, डीएनए रे भाई, क्या थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ये छोटा सा दिखे, समझ में भी आए। ये जो इलेक्ट्रोड हमने इनपुट दिया है, ये है इधर वाला है पॉजिटिव इधर वाला जो है ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं कैथोड। जो कैटायंस को अट्रैक्ट करे वो कैथोड,
ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो एनायंस को अट्रैक्ट करे उसे कहेंगे एनोड। डीएनए सारे नेगेटिवली चार्ज हैं। जैसे ही डीएनए मॉलिक्यूल इस वेल्स में यहां से ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जब इन वेल्स से ट्रांसफर किया जाएगा तो अब ये फ्रेगमेंट जो डीएनए के होंगे इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और इन डीएनए का जो मूवमेंट होगा आप देखो, यानी यहां पे सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? ऑल आर नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रोड्स हमने इधर लगाए हुए थे, वीक इलेक्ट्रिक करंट हमने लगाई हुई थी, और यहां पे जो हमने जेल यूज किया है वो जेल है एगारोज जेल। जो इलेक्ट्रिक मीडियम हमने तैयार किया है वो है एगारोज जेल मीडियम, इसे कहते हैं एगारोज जेल। ये चार्ज्ड मीडियम क्रिएट किया गया है। ये एगारोज जेल, जैसे अगर अगर का नाम सुना है आपने। अगर अगर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एगारोज और दूसरा होता है एगरोपेक्टिन। तो एगरोपेक्टिन को जब निकाल दिया जाता है, अगर अगर से मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो ये मॉडिफाइड शुगर एगारोज कही जाती है। और ये जो एगारोज होती है ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। जो सीवीड्स होते हैं, जो रेड एल्गा होती है, ग्रेसिलेरिया जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया या जेलीडियम, जो रेड एल्गा होती है, ये उन्हीं सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है। तो सी वीड से ऑब्टेन होने वाले इस प्रोडक्ट को एगारोज जेल कहते हैं, जो चार्ज मीडियम का काम कर रहा है। ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए अब इसी चार्ज मीडियम में होकर के इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और इसी मूवमेंट में आप देखोगे कि यहाँ पे जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, यहाँ जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो बड़े फ्रेगमेंट्स रह जाएंगे पीछे। बड़े फ्रेगमेंट रह जाएंगे पीछे। आगे बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? जो फास्टर मूव करेगा वो कौन बढ़ेगा? वो होंगे चुटके वाले। कौन से वाले? वो होंगे चुटके वाले। जो इसमें सबसे छोटा होगा वो सबसे फास्टेस्ट मूव करेगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे तेज मूव करेगा, फास्टेस्ट मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? फास्टेस्ट मूव करेगा। तो याद रखेंगे, डीएनए का जितना छोटा साइज उतना ही फास्टर मूवमेंट होगा। यानी डीएनए का जितना छोटा साइज होगा उतना ही फास्टर मूवमेंट होगा। ये देखें, यानी यहां पे भी डीएनए की मूवमेंट हो रही है, लेकिन जितना छोटा साइज उतना ही फास्टर मूवमेंट। जितना ही छोटा साइज उतना ही फास्टर मूवमेंट। जितना छोटा साइज होगा उतना फास्टर मूवमेंट ये करेगा। तो याद रखेंगे, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मूवमेंट डिपेंड करता है इनके साइज पे। स्मॉलर द साइज फास्टर द मूवमेंट, स्मॉलर द साइज फास्टर द मूवमेंट। साइज के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ डीएनए, या जो वेलोसिटी होती है, जो डीएनए के मूवमेंट की वेलोसिटी की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ डीएनए मूवमेंट की बात करें, तो ये वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ डीएनए के। जितना छोटा पीस उतना फास्टर मूवमेंट, जितना बड़ा पीस होगा उतना ही उसकी मूवमेंट कैसी होगी? उतनी ही मूवमेंट उसकी स्लो होगी। देखें, ये है बड़ा पीस, तो इसकी मूवमेंट सबसे स्लोएस्ट है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि अगर हमारे पास ये दो पीस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ए है और दूसरा है बी, अगर हम कह रहे हैं ए और बी हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप क्या बताओगे? आप बताओगे बी स्मॉलेस्ट था और ए सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेगमेंट था। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव स्लोएस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव फारदेस्ट। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसी जेल मीडियम में, चार्ज मीडियम में डीएनए एनोड की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, सारे मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है, तो इन सब का चार्ज सेम है लेकिन इनका साइज डिफरेंट है। तो बेस्ड अपॉन साइज इनका मूवमेंट जो हो रहा है वो उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे मॉलिक्यूल से हमें दिखाई नहीं देते, इसे हम देखने लायक बनाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इस एगारोज जेल मीडियम में डीएनए की विजिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए डीएनए को विजिबल बनाने के लिए हम इसके अंदर एक सोल्यूशन डालते हैं जिसे कहते हैं ईटीबीआर मेथड। इसे कहते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। इसमें इथीडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं, विच इज फॉलोड बाय यूवी रे एक्सपोजर। इसे क्या किया जाता है? इट इज फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज का एक्सपोजर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहां पे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। कैसे बैंड दिखाई देते हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखाई देते हैं। कलर्ड बैंड्स आर विजिबल, मतलब पहले डीएनए विजिबल नहीं होता, मतलब हमें नेकेड आई से डीएनए ऐसे नहीं दिखाई देगा, हम उस डीएनए को विजिबल बनाने के लिए उसे स्टेन करते हैं। ईटीबीआर नाम के केमिकल जिसे इथीडियम ब्रोमाइड कहते हैं, इसे स्टेन किया जाता है और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज दिया जाता है, जिससे उस इथीडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन डीएनए हमें आसानी से विजिबल हो जाते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए में दिखाई देते हैं। और इसमें से जो हमारा डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो ये जो बी वाला पार्ट है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ इस पार्ट से, इस जेल मीडियम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे हम कह रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लो हमने इसे कहा ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो कटिंग क्या है? उस डीएनए को उस जेल मीडियम से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो कटिंग आउट ऑफ डीएनए, सेपरेटिंग आउट ऑफ द डीएनए फ्रॉम दिस एगारोज जेल मीडियम, लास्ट स्टेप है उसका। इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है जहां हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। इस मेथड को कहा जाता है इल्यूशन। कटिंग एंड सेपरेटिंग आउट ऑफ द डीएनए फ्रॉम द एगारोज जेल मीडियम। इस एगारोज जेल मीडियम से कट करके डीएनए को निकाल लेने के इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम कटे हुए डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। तो याद रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कट कर दिया, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं है, उसे हमें आइसोलेट करना है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है, सारे डीएनए का चार्ज सेम है, इसलिए इस मेथड में हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हम उनको सेपरेट करते हैं। जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे करीब होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के, जिसे हम एनोड कहते हैं, और जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो इधर सबसे दूर होगा इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, क्योंकि उसकी मूवमेंट सबसे स्लोएस्ट है। तो ए वाला लार्जेस्ट फ्रेगमेंट, बी वाला स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट। डीएनए विजिबल था नहीं, उसे विजिबल करने के लिए हमने ईटीबीआर ट्रीटमेंट किया, यूवी रे से फॉलो किया, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स में उसे कट करके बाहर निकाल लिया। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल मीडियम जो बना है उसमें एगारोज जेल का इस्तेमाल किया जाता है। एगारोज जेल कहां से ऑब्टेन की जाती है? ग्रेसिलेरिया या रेड एल्गा सीवीड से ऑब्टेन की जाती है। एनसीईआरटी की लाइनों में क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। एनसीईआरटी क्या कहती है, प्यार से देखेंगे समझेंगे। द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, उस मेथड का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन दिस मेथड द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। दीस फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। सारे मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज है, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है मूविंग टुवर्ड द एनोड। नेगेटिवली जो चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक मीडियम या मैट्रिक्स। नाउअडेज द मोस्ट कॉमन यूज मैट्रिक्स इज एगारोज जेल व्हिच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। रेड एल्गा से ऑब्टेन होती है ये। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। जैसे छोटे-छोटे पोर्स कह रहे हैं, वहां पे जो एगारोज जेल होता है उनके बीच में छोटा-छोटा स्पेस होता है,
ये जैसे फिंगर्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, वैसे ही स्पेस है। डीएनए इन्हीं स्पेसेस के बीच में से आगे माइग्रेट करता है, इन्हीं स्पेसेस के बीच से माइग्रेट करता है। इसी को कहते हैं सीविंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? सीविंग इफेक्ट कहते हैं। उसमें छन करके जाता है डीएनए, जैसे छन्नी से छन करके चीजें जाती हैं, वैसे डीएनए भी उसे छन करके सीविंग इफेक्ट से फिल्टर होकर के जाता है, जेल मीडियम में मूव करता है। तो कह रहे हैं स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फार्दर इट्स मूवमेंट, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इज विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट विद इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। क्योंकि डीएनए हम देख नहीं सकते, उसे देखने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे स्टेन करना पड़ता है। यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ द डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। The separated band of the DNA are cut out, मतलब उस जेल से डीएनए को कट आउट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। This step of cutting out of the DNA is known as elution. Finally, the DNA fragment is purified, and the way purified this way is constructed is used for construction in recombinant DNA technology, जिसमें हम इसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ लाइगेट कर देते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कहानी है वो है डीएनए को सेपरेट करना। तो पहला स्टेप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करना, डीएनए को काट देना, छोटे छोटे पीसेस में डीएनए के टुकड़े हो गए, कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को अब हमें क्या करना है, उसमें से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना है ताकि हम उसे वेक्टर के साथ क्लोन कर सके, जोड़ सके। तो इसे हमें डीएनए को आइसोलेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं, उनमें से अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे उस जेल मीडियम से एक्सट्रैक्ट करना, उसे निकालना, प्यूरिफाई करना और फाइनली लाइगेट कर देना वेक्टर के साथ। तो अब हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगला टूल जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोनिंग वेक्टर्स। जब हमने कोहेन और बॉयर का नाम लिया था तो मैंने बताया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कंस्ट्रक्ट किया था हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन के एफर्ट से हुआ था, जहां पे उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक स्पेसिफिक वेक्टर के साथ, एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया था और फिर उसे सूटेबल होस्ट में ट्रांसफर किया था। और वहीं पे मैंने आपको बताया था वेक्टर का वही काम है जो एक पैरासाइट, एक मस्कीटो करती है मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसमिट करने में। जो मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम है उसे एक अनहेल्दी मैन, मतलब इन्फेक्टेड मलेरिया से इन्फेक्टेड मैन से उठाया और किसी हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर किया। किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करने का मतलब वेक्टर का काम है जो वो इंटरेस्ट का जो पैथोजन या जो प्लाज्मिड था, जो प्लाज्मोडियम था, उसे एक बॉडी से उठा करके दूसरे बॉडी तक पहुंचाना। इन द सेम वे यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं, कह रहे पैसेंजर डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कह रहे पैसेंजर डीएनए, तो उस पैसेंजर डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए को कैरी करके वेक्टर द्वारा होस्ट तक पहुंचाया जाता है। तो वेक्टर्स मतलब दोज फैक्टर्स और दोज व्हीकल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन टू अदर बॉडी। किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उठाना और दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का काम होता है वेक्टर का। तो क्लोनिंग के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो क्लोनिंग के लिए वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, वेक्टर्स आर कॉल्ड वेहिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं ये बेसिकली वेहिकल की तरह काम करते हैं, इन्हें जीन टैक्सी भी करता है। ये टैक्सी की तरह काम करते हैं, डीएनए को टैक्सी की तरह उठाते हैं और लेकर के होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। मोस्ट कॉमनली यहां पे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो वेक्टर्स होते हैं उनका नाम होता है, अगर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स में एक होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड, एक होता है प्लाज्मिड और दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर, बैक्टीरियोफेज एज वेक्टर। तो ये दो बहुत ही कॉमन वेक्टर्स होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड। इसके अलावा और भी दूसरे वेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा और भी दूसरे वेक्टर्स हैं, जैसे कॉस्मिड भी एक वेक्टर है, इसके अलावा और भी वेक्टर्स हैं, जैसे आप लिख सकते हो फेजमिड भी एक वेक्टर है, इसके अलावा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी होता है, इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी होता है, बैक एंड यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एनसीईआरटी में इन चीजों के बारे में यहां नहीं लिखा है, लेकिन जिन लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कि ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए, ह्यूमन के डीएनए की फिंगरप्रिंट बनाने के लिए, ह्यूमन के डीएनए की स्टडी के लिए हमने बैक और यैक जैसे वेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, जो बहुत साइज के, बड़े साइज के डीएनए को क्लोन करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे बड़े साइज के डीएनए को क्लोन करने के लिए यूज किया जाता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखेंगे साइज ऑफ द जो कि हमारा डिजायर्ड जीन है ना, एलियन जीन, कितने साइज का, उसका क्या साइज है, उसका इंसर्ट कहते हैं, तो इंसर्ट का साइज कितना है उस बेसिस पे। और दूसरा, कितनी कॉपीज में हमें चाहिए, कितनी कॉपीज में हमें वो डीएनए चाहिए, उसे कहते हैं कॉपी नंबर। तो जितनी भी कॉपी एक सेल के अंदर रह सकती है वही होता है उसका कॉपी नंबर। तो कह रहे जितना कॉपी नंबर होगा उतना ही ज्यादा हमारा जीन भी, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, वो क्लोन करेगा। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, वो गाड़ी है जिसके थ्रू हम डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो क्लोन कर सके, उसका नंबर बढ़ाया जा सके। तो आप देखेंगे यहाँ पे जीन टैक्सी में जो सबसे कॉमन एनसीईआरटी में दिया है वो है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल या डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि एक सर्कुलर डीएनए कहा जाता है। यूजुअली ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और खुद से मल्टीप्लिकेशन करता है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी होती है, इसे ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन कहते हैं। जो कि किसी भी प्रोकैरियोट में, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में ये पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, एंड सम यूकैरियोट्स आल्सो, ईस्ट में या कुछ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है ये प्लाज्मिड। तो इसे एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। और ये जो प्लाज्मिड है किसी एक सेल के अंदर, इसकी कॉपी, जो कॉपी नंबर होता है, ये 1 या 2 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, ये 100 से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब इसका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल ये डिपेंड करता है। और प्लाज्मिड का कॉपी नंबर वेरी करता है। इट कैन बी द कॉपी नंबर, मतलब एक सेल में कितनी कॉपीज रह सकती है, द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, द कॉपी नंबर कैन बी 1 और 2 और इट कैन बी मोर देन 100 ऑल्सो। ये मोर देन 100 भी हो सकता है, 15 to 100 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो नंबर जो हो सकता है 100 या उससे ज्यादा, या कुछ सेल में ये 1 या 2 के नंबर में भी रह सकते हैं।
तो एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसको हम क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। इसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं और प्लाज्मिड जो होता है ये कैरी करता है अप्रोक्सीमेटली अप्रॉक्स जो साइज होता है इंसर्ट का वो 0.5 to 8 kb किलो बेस इसको कहते हैं, 8 kb लेंथ ऑफ इंसर्ट को कैरी कर सकता है। इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज अगर 0.5 से 8 kb का है तो ये इतने बड़े साइज को आसानी से कैरी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। मतलब छोटे जो सबसे छोटे साइज के पीसेस डीएनए के होते हैं जिनकी लेंथ 0.5 से 8 kb होती है उसके लिए प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रही है क्या क्या पॉइंट है? प्लाज्मिड को एज वेक्टर यूज करते हैं, कॉमन यूज होने वाला वेक्टर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है मतलब क्रोमोसोम से बाहर की तरफ है, न्यूक्लियर डीएनए से बाहर है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और ऑटोनॉमस अपने आप मतलब इसको न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसको रेप्लिकेट करने के लिए अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। मोस्ट प्रोकैरियोट और कुछ यूकैरियोट में भी पाया जाता है। कॉपी नंबर 1 या 2 या 100 भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं। 0.5 से 8 kb लेंथ का डीएनए ये कैरी कर सकता है। अगर हम वही बात करते हैं बैक्टीरियोफेजेस की तो बैक्टीरियोफेज का जो साइज ऑफ इंसर्ट होता है, साइज ऑफ इंसर्ट जो ये कैरी कर सकता है ये अप्रोक्सीमेटली 9 से लेकर के 23 kb लेंथ तक कैरी कर सकता है। 9 से लेकर के 23 kb तक कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं बैक्टीरियोफेजेस की एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है कि ये किसी बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए ट्रांसफर कर सकता है, अपना जीन ट्रांसफर कर सकता है, उसे कॉपी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है विद वेरी हाई कॉपी नंबर। ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर सकता है और उस बैक्टीरियल सेल में हाई कॉपी नंबर, इसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम चाहते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वायरस के अंदर डाल दिया जाए, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर डाल दिया जाए तो वो उस बैक्टीरियोफेज में अगर डालोगे तो बैक्टीरियोफेज उसे ट्रांसफर करेगा बैक्टीरियल सेल में। एक बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरियोफेज उसे ट्रांसफर करेगा। ये मान लो कि कोई बैक्टीरियोफेज होगा, ये कोई बैक्टीरियोफेज होगा, ये मान लिया कि कोई बैक्टीरियोफेज वायरस है ये और ये अटैच कर रहा है किसी होस्ट सेल या टारगेट सेल पे। यानी ये बैक्टीरियल सेल पे अटैच करता है और अपने डीएनए को इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। कहते जब ये अपना डीएनए यहाँ ट्रांसफर करता है तो ये डीएनए यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज बनाने लगता है, वायरस की बहुत सारी कॉपीज बनाता है, ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, बहुत फास्ट रेट से। तो अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें इंसर्ट कर दें, अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट कर दें तो ये इसमें अपने डीएनए को ट्रांसफर करेगा, मल्टीप्लाई करेगा फास्ट रेट से, हमारा कॉपी नंबर बढ़ेगा। मतलब ये हाई कॉपी नंबर होता है इसका, 9 to 23 kb लेंथ का होता है, ये इंसर्ट कैरी कर सकता है, इसकी एबिलिटी होती है। तो बैक्टीरियोफेज को भी एज वेक्टर यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है साइज ऑफ द इंसर्ट कितना है और हमारा डिजायर्ड जीन कहां मल्टीप्लाई करना है। हम उस टाइप ऑफ जीन सोर्स डीएनए के बेस पे उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन वेक्टर्स। इसके अलावा कॉस्मिड भी है, बैक भी है, यैक भी है। कॉस्मिड जो होते हैं यूजुअली 45 kb लेंथ तक का डीएनए ये कैरी करते हैं, बैक जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 500 kb लेंथ तक का करते हैं, 50 से 500 लिख सकते हो। और ये जो यैक होता है ये लगभग 250 kb से लगभग 1000 kb लेंथ तक का डीएनए कैरी कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा डीएनए कैरी करता है यैक, उसके बाद बैक, उसके बाद कॉस्मिड, उसके बाद बैक्टीरियोफेज। और सबसे कम जो होता है वो कैरी करता है कौन? वो कैरी करता है प्लाज्मिड। तो सबसे कम प्लाज्मिड, सबसे ज्यादा यैक, बस इतना आप याद कर सकते हो। ये 50 से 500 और ये 250 से 1000 kb तक की लेंथ, मतलब लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर हमें कॉपी करना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वेक्टर वो होता है यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन नीट में आए हुए सवाल में से एक था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कैन कैरी स्मॉलेस्ट साइज ऑफ इंसर्ट। ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको ये सीक्वेंस में बता दिया। एनसीईआरटी की लाइन में वेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जरा उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी से कुछ रिलेटेड पॉइंट है। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल कंट्रोल से बियॉन्ड ये रेप्लिकेट कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। सम प्लाज्मिड्स may have only 1 or 2 copies per cell, whereas some are having 15 to 100 copies per cell, या उससे भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा हो सकती है। Their number can even go higher, लिखा हुआ है, और their number can go even higher, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। If we are able to link alien piece of DNA with bacteriophage और plasmid DNA जो कि वेक्टर की तरह है, we can multiply its number equal to the copy number। अगर हमने इंसर्ट को डाल दिया प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज में तो जितना नंबर प्लाज्मिड का होगा, जितना नंबर बैक्टीरियोफेज के डीएनए का होगा, उतना ही नंबर हमारे डिजायर्ड डीएनए का होगा। मतलब उसको आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की मदद से। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन लिंकिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब हम कई सारे ऐसे वेक्टर्स हमने कंस्ट्रक्ट भी किए हैं, साइंटिस्ट ने बहुत सारे वेक्टर्स खुद भी तैयार किए हैं, बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है। और उन वेक्टर्स को कुछ ऐसा डिजाइन किया जा रहा है ताकि हम जिस बैक्टीरिया के अंदर या जिस सेल के अंदर अपना डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं उसे आसानी से पहचान सके कि क्या वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है या नहीं बन चुका। मतलब हमें बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा ना, हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा कि डीएनए में वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ स्पेशल मार्कर्स लगा देते हैं सो दैट हम उसे पहचान सके। तो साइंटिस्ट हैव डिजाइन, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड, कुछ ऐसे वेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं जिन्हें तैयार किया गया है बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, ताकि हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और इसी के बेस पे अगला टॉपिक जो हमारा है, किसी एक वेक्टर की जो क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज होती है, अगर उसकी बात करें तो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर को हम यहां से समझेंगे। किसी क्लोनिंग वेक्टर, जैसे हमने जो कंस्ट्रक्ट किया क्लोनिंग वेक्टर जिसका नाम है PBR322, ये कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड बाय द साइंटिस्ट बोलिवर एंड रोड्रिगेज ने तैयार किया इसे। यहां पे टर्म P का मतलब है P फॉर प्लाज्मिड, P फॉर प्लाज्मिड, B एंड R का मतलब है B इज बोलिवर और R फॉर रोड्रिगेज। तो जिन लोगों ने तैयार किया उनका नाम था बोलिवर एंड रोड्रिगेज, और जो प्लाज्मिड था उसको नंबर दिया 322 ताकि इसे दूसरे प्लाज्मिड से, दूसरे कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड से डिफरेंशिएट किया जा सके। नंबर ओनली डिनोट्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली, दिस प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस ओनली। जैसे आपके घर पे पहले जो हाउस नंबर होता है फ्लैट नंबर 101, तो फ्लैट नंबर 101 में आप रहते हो, डॉक्टर एक्स रहते हैं। फ्लैट नंबर 102 में डॉक्टर वाई रहते हैं। रहते तो यहां भी लोग हैं, रहते तो यहां भी लोग हैं, लेकिन नंबर 102 रिप्रेजेंट करता है मिस्टर वाई को, नंबर 101 रिप्रेजेंट करता है मिस्टर एक्स को। उसी तरीके से ये जो नंबरिंग है वो किसी स्पेसिफिक प्लाज्मिड को, जिसको हम अपने एक्सपेरिमेंट के पर्पस से बनाए हैं, ये उस नंबर को इंडिकेट करता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्क किया जाता है। द स्पेसिफिक प्लाज्मिड को ये रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक प्लाज्मिड विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो हम उस स्पेसिफिक प्लाज्मिड को नंबर से डिनोट करते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन को नंबर से डिनोट करते हैं। 322 लेकर के आओ भाई,
तो 322 नंबर स्पेसिफिकेशन बताता है उस प्लाज्मिड का। तो ये प्लाज्मिड साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया था, एक सिंगल प्लाज्मिड को इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया था उसमें कुछ स्पेशल ब्यूटीज हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम इस स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो मान लो कि ये रहा PBr322, एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। ये PBr322 है जिसे हम सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं, और इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो इसको स्पेशल फीचर प्रोवाइड करते हैं। किसी एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर वो क्वालिटीज, किसी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए जो इसे स्पेसिफाई करती है, जो इसे डिफाइन करती है। तो PBr322 के स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि ये PBr322 का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं कुछ जगहों पर मार्क कर रहा हूं, कहीं पे मैं स्पेशल मार्किंग कर रहा हूं। ये मार्क कुछ स्पेशल जीन के सीक्वेंस है जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, कुछ स्पेशल फीचर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लाज्मिड के अंदर। वो चीज मैं आपको यहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखें, कह रहे ये रहा हमारा प्लाज्मिड। कौन है ये है हम लोगों का PBr322 का स्ट्रक्चर। ये हमारा PBr322 का स्ट्रक्चर है। इस PBr322 के स्ट्रक्चर में हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया है भाई, मार्का कर दिया है, मार्का। ये देखें, चलो हम ऐसे समझेंगे कि ये हमारा कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है जिसे हमने बनाया है। इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322। क्या नाम है? PBr322 नाम है प्लाज्मिड का, जिसे बोलिवर एंड रोड्रिगेज ने प्रिपेयर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। इसमें कुछ खास चीजें होती हैं, किसी भी प्लाज्मिड में कुछ खास चीजें होती हैं। एक जिसे कहते हैं ओरी साइट, ORI, ओरियो। ये ओरियो बिस्किट नहीं है, ओरी साइट है, जिसे कहते हैं साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो साइट है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को डिफाइन करती है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से इस प्लाज्मिड की कॉपी बननी शुरू होती है, इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन को। तो कह रहे हैं ये रेप्लिकेशन की साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को ओरिजिनेट करती है। और अगर हमारा प्लाज्मिड, हमारा जो डीएनए है, कह रहे हैं ये जो प्लाज्मिड है, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आसपास लगाया जाए, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आसपास लगाया जाए, तो जितनी तेजी से ये साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट रेप्लिकेट करेगी, उतनी तेजी से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। तो जितनी कॉपी नंबर हमें चाहिए अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, उतने ही कॉपी नंबर में कह रहे हैं जितना यहाँ पे ओरी साइट रेप्लिकेशन को प्रमोट करेगा, उतना ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रमोट होगा, उसकी कॉपी बनेगी। तो इट इज इजी एंड इट इज यूजफुल इफ वी इंसर्ट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट नियर द ओरी साइट। यहाँ पे जो ओरी साइट है, वो किस जगह पर है, किस पॉइंट पर है, आप देख सकते हो। मैं मार्क करूंगा, इसे कहते हैं ओरी साइट। क्या कहते हैं? ये है ओरी। कौन है ये? ओरी साइट है। ये ओरी द सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये ओरी साइट है। ये ओरी है, ओरे पिया, ये है ओरी साइट। ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है रोप साइट। सेकंड साइट होती है जिसे कहते हैं ROP, रोप साइट। तो ओरी को रोप के साथ हम देखेंगे। रोप साइट का मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। रिप्रेसर फुल फॉर्म है रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या है? रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड मतलब ये रेगुलेटिंग पॉइंट है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है विच इज यूजफुल फॉर या रिक्वायर्ड फॉर, प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है, रेप्लिकेट करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है, उसे कहते हैं रोप साइट। मतलब अगर हम यहां देखें हमारी रोप साइट कहां है, तो ये देखो आप, इसे कहते हैं रोप साइट। ये जो साइट हमें दिख रही है, इस साइट को कह रहे हैं रोप साइट। इस रोप साइट को कट करने के लिए, मतलब हमने कंस्ट्रक्ट किया है, हम चाहें तो इस रोप साइट को कट कर सकते हैं। और इसके लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाता है, उसका नाम है PVU सेकंड नाम का एंजाइम है। तो सेकंड जो हो गया वो हो गई रोप साइट। रोप साइट यहां पे इस PBr322 में आप लोकेट कर सकते हो। नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चित्र देकर के लेवलिंग की जा सकती है, पूछा जा सकता है करेक्ट लेवलिंग बताओ, तो ध्यान रखोगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेलेक्टेबल मार्कर से रिलेटेड। ये वो मार्कर है जो पहचान देता है, ये वो जीन सेगमेंट है जो आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। इट इज द यूनिट, कह रहा है ये जीन सेगमेंट है, द जीन विच कोड्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेट या स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक ट्रेट या स्पेसिफिक प्रोटीन को ये कोड करता है, विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए ये मार्क लगाया हुआ है। किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए टैगिंग की जाती है, जैसे डीएनए में रेडियो एक्टिव लेबलिंग की जाती है, वैसे यहाँ पे हमने टैगिंग करी है। ऐसे जीन के सीक्वेंस लगाए हैं जो इन्हें स्पेसिफिक फीचर कोड करा रहा है, जैसे अगर आप इस साइट की बात करो, ये ब्लू कलर और रेड कलर जो मैंने बनाने की कोशिश करी है, इसमें जो ब्लू कलर है ये इसे टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाता है। टेट-आर कहते हैं, मतलब द साइट विच प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। क्या कहते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को कोड करने वाली प्रोटीन यहां से आती है, और यहां पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस को कोड करने वाली प्रोटीन यहां पे आती है, AMPR। सेलेक्टेबल मार्कर, ये वो जीन है जो सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है, जो मार्क करता है, प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि इस प्लाज्मिड के अंदर एम्पीसिलिन के भी लिए रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस है। तो ये साइट और ये साइट, ये दोनों को एज अ सेलेक्टेबल मार्कर PBr322 में इन्होंने यूज किया था। दो सेलेक्टेबल मार्कर यूज किए हैं, एक जीन जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस देता है, एक जीन जो एम्पीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है। ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे हमने सेलेक्टेबल मार्कर यूज किए, जैसे LAC-Z भी एक सेलेक्टेबल मार्कर है, जैसे LAC-Z जीन भी एक सेलेक्टेबल मार्कर है, ये भी एक सेलेक्टेबल मार्कर है दैट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब ये एक एंजाइम को कोड करता है जिसे कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यूज किए गए। एंटीबायोटिक्स का नाम आपको पता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस। कह रहे क्लोराम्फेनिकोल नाम का एंटीबायोटिक है, यहां पे हम कैनामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक है या फिर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक है। इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन्स को हमने यूज किया प्लाज्मिड में एज सेलेक्टेबल मार्कर। और इन सेलेक्टेबल मार्कर को यूज करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जिसकी मदद से इन्हें कट किया जा सकता है, उसके लिए यहां पे है PVU1 एंड PST1। इधर आपको मिलेगा BAM, इधर आपको मिलेगा जीन BAMH1 और इधर मिलेगा आपको SAL1। यानी ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए इस साइट को अगर हम चाहें कट करना तो SAL1 या BAM1 को यूज करेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन वाला एंड कट जाएगा। रोप साइट कट करना चाहते हो तो आप PVU2 यूज करके इसे कट कर सकते हो और PVU1 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली साइट को कट करने के लिए। PST1 यूज कर सकते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को कट करने के लिए। ये सारे वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे हो। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ये कह रहे हैं अदर एंजाइम्स के लिए साइट है, ये दूसरे एंजाइम्स के लिए साइट होती है, इन्हें हम फॉर अदर एंजाइम्स, इन्हें क्लोनिंग साइट्स भी कह सकते हैं। ये क्लोनिंग साइट्स भी कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं? क्लोनिंग साइट्स कहे जा सकते हैं। जैसे हम EcoRY1, ECO1, CLA1 या फिर हम HindD3 का इस्तेमाल अगर करें, HindD3 कह रहे हैं उनके लिए अदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी हैं। ये अदर एंजाइम्स के लिए भी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, मतलब इस डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया गया है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स के इस्तेमाल के लिए। अलग अलग एंजाइम का यूज किया जा सकता है। BAMH1 भी यूज कर सकते हो, SAL1 भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी यूज करोगे तो इसकी मदद से यही साइट ब्रेक होगी, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एंजाइम्स हमेशा साइट स्पेसिफिक होते हैं, इनकी केवल एक बट यूनिक साइट होती है एक पर्टिकुलर आइडियल प्लाज्मिड या आइडियल वेक्टर के अंदर। ध्यान रखेंगे। तो अगला जो फीचर आता है 4th नंबर पे उसे कहते हैं क्लोनिंग साइट। क्या कहते हैं? जो 4th फीचर आता है वो आता है क्लोनिंग साइट। किसी भी वेक्टर के अंदर जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लोनिंग साइट। हमारी क्लोनिंग साइट होना, क्लोनिंग साइट का मतलब वो साइट जहां हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वो जगह जहां पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज हो सकते हैं, लेकिन हर एंजाइम की अपनी यूनिक साइट है। याद रखेंगे सिंगल प्लाज्मिड कैन हैव मल्टीपल साइट्स फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, मल्टीपल साइट्स फॉर मल्टीपल एंजाइम्स, बट ऑलवेज ओनली वन साइट फॉर वन एंजाइम। ध्यान रखेंगे, वन साइट फॉर वन एंजाइम। हिंद थर्ड के लिए केवल वन, CLA1 के लिए केवल वन, EcoR1 के लिए केवल वन। केवल एक साइट होनी चाहिए। दे मस्ट हैव द यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, यूनिक एंड ओनली वन। मतलब डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड, ऐसा हो कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज हो सके एंड ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विद ओनली वन यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, ओनली वन यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो केवल एक ही हो, यूनिक साइट हो, बस उसी की मदद से हम यहां पे क्लोनिंग साइट्स यूज करते हैं। अगर मल्टीपल साइट हो एक ही एंजाइम के लिए, आप सोच करके देखो यार, अगर किसी डीएनए मॉलिक्यूल में एक ही एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट हो, मान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा कोई, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मल्टीपल साइट हो, यहां से भी कट कर सकता है, यहां से भी कट कर सकता है, यहां से भी कट कर सकता है, यहां से भी। कह रहे एक ही एंजाइम अगर इस डीएनए को कई जगह से काट कर सकता है, इसकी कई सारी मल्टीपल साइट्स होंगी, तो इसको ये मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। कई सारे फ्रैगमेंट्स मिलने के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट अफेक्ट हो जाएगा, मतलब हम जो करना चाहते थे वो नहीं, क्योंकि कई जगह से अगर फ्रैगमेंट हो जाएगा तो इस डीएनए को हैंडल करना ही मुश्किल होगा। अनवांटेड अनडिजायरेबल फ्रैगमेंट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए, यूनिक साइट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कोई एक साइट ही होनी चाहिए, दैट विल बी बेटर। जैसे E1 एंजाइम इसे यहां से कट कर सके, E2 एंजाइम इसे यहां से कट कर सके, E3 एंजाइम इसे यहां से। हर एंजाइम का केवल यूनिक और केवल एक साइट होना चाहिए, जिसकी वजह से मल्टीपल फ्रैगमेंट जनरेट नहीं होंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट जो होगा वो डिफिकल्ट नहीं होगा। तो कह रहे जब हम किसी भी प्लाज्मिड की बात करते हैं तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, इसके अलावा एक फैक्टर और भी आप ऐड कर सकते हो, साइज ऑफ इंसर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना छोटा होगा उतना इजी टू हैंडल होगा, लेकिन डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम यूज कर रहे हैं। अगर बड़े ऑर्गेनिज्म का है जिसके पास डीएनए का बहुत बड़ा जखीरा है तो बड़े बड़े साइज के वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। अगर छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट की बात होती है, केवल छोटे फ्रैगमेंट से काम चल जाता है, तो वहां पे छोटे ही वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ये जो आप देख रहे हो ये आपके सामने PBR322 का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसे कंस्ट्रक्ट किया है बोलिवर एंड रोड्रिगेज ने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल पर्पस से हमने बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिड्स और बहुत सारे वेक्टर्स बनाए हैं। लेकिन किसी भी वेक्टर में आइडियली ओरी साइट होनी चाहिए, रोप साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। ओरी साइट वो होती है जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, रोप साइट वो होती है जो इसको इस ओरी साइट को एक्टिवेट करने के लिए प्रोटीन प्रोवाइड करता है, सेलेक्टेबल मार्कर वो जीन्स होते हैं जो कोड करते हैं स्पेशल फीचर को, जिससे पहचानना आसान होता है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर होते हैं ये आपके क्लोनिंग साइट, जिस क्लोनिंग साइट की मदद से हम किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस साइट पे इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के लिए मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक यूनिक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। नहीं तो एक एंजाइम के अगर मल्टीपल साइट एक ही प्लाज्मिड में होंगे तो वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर देगा और इससे हमारा एक्सपेरिमेंट अफेक्ट हो जाएगा। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लाज्मिड। अब अगला सवाल आता है सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में आखिर कैसे ये हेल्प करते हैं। अगला टॉपिक है जो समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम कैसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर या एब्सेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। इसी की मदद से ये सारा खेल रचा जाता है, सारा खेल खेला जाता है। तो मैं अगर आपसे बताऊं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे हम किसी को ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी सेल को हम कहते हैं, किसी भी सेल, किसी होस्ट सेल को हम कहते हैं या तो उसे ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। तो ध्यान से सुनिए, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने पहला केस पढ़ा था, जब पहला कंस्ट्रक्शन किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन किया गया था, तो उसमें हमने क्या किया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, रेजिस्टेंट जीन जो था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन था, इस जीन को हमने ई कोलाई में ट्रांसफर किया था। मतलब किसी और के डीएनए को जो सैल्मोनेला का डीएनए था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का डीएनए था, ध्यान से सुने, इस सैल्मोनेला के डीएनए को इस ई कोलाई में ट्रांसफर किया था।
किसी और के डीएनए को इस ई कोलाई में ट्रांसफर किया था, तो इसका मतलब ये जो सेल है इस ई कोलाई को जिसमें फॉरेन डीएनए हमने ट्रांसफर किया है, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फॉरेन डीएनए, ट्रांसफर ऑफ एलियन डीएनए इनटू द अनदर सेल, किसी और का डीएनए किसी और सेल में इनटू होस्ट सेल, किसी टारगेट सेल या होस्ट सेल में किसी और का डीएनए ट्रांसफर किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और इस सेल को कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सीधी सी बात है, एक सेल जिसमें एंटीबायोटिक को लेकर के कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी और से लेकर के ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम अदर सेल इनटू द होस्ट सेल इनटू अनदर सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हर वो सेल जिसके अंदर किसी और का जीन या डीएनए या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर वो सेल कैरी कर रही है, उस सेल को ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं। पहली बात, एनी सेल व्हिच कैरीज फॉरेन डीएनए। ठीक, अब ये तो हो गया ट्रांसफॉर्म। तो जो सेल नहीं कैरी करेगी इस ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए को, जो सेल इस ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए को नहीं कैरी करेगी, जैसे ये मेरी ई कोलाई की नेचुरल सेल है और इसका अपना खुद का डीएनए, इसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं है, इसका खुद का डीएनए है, इस ई कोलाई में इसका खुद का अपना क्रोमोसोमल डीएनए, ओन डीएनए ये कैरी कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल कहेंगे। तो पहला डिफरेंस आप ये समझ लो, कौन है ट्रांसफॉर्मेंट, कौन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके पास फॉरेन डीएनए है वो है ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं है वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आती है बात रिकॉम्बिनेंट डीएनए की और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। ध्यान से सुने। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे पास एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322। ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है PBr322, ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है, इसका नाम है PBr322। इसके पास दो मार्कर्स लगाए थे मैंने, इसके पास दो मार्कर लगाए हैं इस डीएनए में। इसमें एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये था, दो मार्कर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। एक साइट है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसको मैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास PBr322 है जिसमें इधर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस निकाल के उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं। मैं चाहता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट कर दूं। मैं क्या करूंगा, मैं इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट जब करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को मैं सबसे पहले कट करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके। मैं इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके इसको स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करूंगा जहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी, उस साइट को मैंने कट कर दिया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइट को मैं कैसे कट कर पाऊंगा, जब मैं इस्तेमाल करूंगा BAMH1। सपोज मैंने एक एंजाइम यूज किया BAMH1, इस एंजाइम का नाम है BAMH1। तो इस BAMH1 ने इसका जो साइट था, ये जो टेट्रासाइक्लिन वाली साइट थी वो कट कर दी, तो एम्पीसिलिन वाली साइट क्या हो जाएगी, इसकी एम्पीसिलिन वाली जो साइट होगी वो एग्जिस्ट करेगी, टेट्रासाइक्लिन वाली साइट खत्म हो जाएगी। ये देखो मैंने इसे कट कर दिया और उस जगह पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। ये हो गया एम्पीसिलिन वाली साइट, टेट्रासाइक्लिन उड़ गई, और मैंने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो एलियन डीएनए जो था, फॉरेन डीएनए जो था, एलियन पीस ऑफ डीएनए, फॉरेन डीएनए जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था या जो कुछ भी था, मैंने कहा फॉरेन डीएनए मैंने इसमें लगा दिया, मैंने इस डीएनए में अपना फॉरेन डीएनए लगा दिया। तो अब ये सेल बनेगी क्या, इसमें मैंने इसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया, मैंने अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसमें पहले से खुद जो थी वो थी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, जो आप देख सकते हो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इसकी अभी भी है, क्योंकि मैंने BAMH1 का इस्तेमाल किया था। मैंने जो एंजाइम यूज किया था वो था BAMH1, और इस वजह से इसकी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाली साइट अभी भी वहीं की वहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मैंने जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया तो फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से यहाँ वाली जो साइट थी, यहाँ पे अब आ चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट हो चुकी है। अब ये टेट्रासाइक्लिन को लेकर के सेंसिटिव हो गया, इसकी टेट आर लॉस्ट हो गई है, इसमें आ चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए आ चुका है, मतलब इट हैज लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो गई, इनएक्टिव हो गई फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इसका इनएक्टिवेशन हो गया, इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। तो अब क्या हुआ, कह रहे हैं हमारे पास अब दो तरह के डीएनए हैं, एक तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डीएनए है, एक ओरिजिनल डीएनए प्लाज्मिड है जिसे हम कह रहे हैं वेक्टर डीएनए, इसे वेक्टर डीएनए कह रहे हैं, इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं, इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं, वेक्टर डीएनए कह रहे हैं, और इसे कहते हैं आर डीएनए, जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जिस फॉर्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा वो रिकॉम्बिनेंट कहा जाएगा, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना होगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहा जाएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कह रहा है वो होस्ट सेल, एनी होस्ट सेल इफ कैरिंग फॉरेन डीएनए इट इज ट्रांसफॉर्मेंट, और एनी होस्ट सेल व्हिच इज नॉट कैरिंग एनी फॉरेन डीएनए उसे कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक होगा ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरा होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये दोनों बातें समझ आ गई। अब कह रहे हैं वो डीएनए जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं किया है उस सेल को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा, जिसमें एलियन डीएनए कह रहे हैं इस वेक्टर डीएनए में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट एलियन डीएनए इंसर्ट कर दिया है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है, जिसमें दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो सेल रिकॉम्बिनेंट, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल कही जाएगी, क्योंकि उसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दोनों है, दोनों सेलेक्टेबल मार्कर है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। जिस प्लाज्मिड वेक्टर में दोनों सेलेक्टेबल मार्कर हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिसमें केवल एक सेलेक्टेबल मार्कर है, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर लॉस्ट हो चुका है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। कह रहे बाहरी डीएनए के इंसर्शन से जो इनएक्टिव हो चुका है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही आसान है। अगर ये डिफरेंस आपने समझ लिया तो आपको प्लेटिंग करना बहुत आसान है। प्लेटिंग करना जिसके बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को, बहुत आसान हो जाएगा। प्लेटिंग टेक्निक बहुत ही आसान है, जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम देकर के, न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। कैसे पहचानते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, देखेंगे। कह रहे हमने एक कल्चर मीडियम, एक मास्टर प्लेट तैयार की, एक मास्टर प्लेट तैयार करी, और इसमें हमारे पास तीन तरह की कॉलोनी डेवलप हुई। हमारे पास एक कॉलोनी ये है जिसे ए कह रहे हैं, एक होती है बी कॉलोनी और एक है सी कॉलोनी। मान लो तीन तरह की कॉलोनी ग्रो करी है। कह रहे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करे हैं, एक ए टाइप बैक्टीरिया, एक बी टाइप बैक्टीरिया यहाँ ग्रो कर रहा है, ये बी टाइप बैक्टीरिया, और एक सी टाइप बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है।
मान लेते हैं यहाँ 3 टाइप की बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही है। एक हो गया ए टाइप बैक्टीरिया, एक हो गया बी टाइप बैक्टीरिया, एक हो गया सी टाइप बैक्टीरिया। 3 बैक्टीरिया की कॉलोनी, ये है मास्टर प्लेट। क्या इस मास्टर प्लेट से क्या ये सोर्स है, यहाँ पे सारे बैक्टीरिया मौजूद है। अब हम क्या करें, इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इन्हें ट्रांसफर करने जा रहे हैं एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। किसमें ट्रांसफर करने जा रहे हैं, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में जैसे ही ट्रांसफर करोगे, ध्यान से सुनो, क्या एक ऐसा मीडियम हमने तैयार किया है जो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। इस एम्पीसिलिन मीडियम में जैसे ही ट्रांसफर करोगे तीनों बैक्टीरिया को, ध्यान से सुने, क्या इसमें से अगर मान लो, इसमें से जो मान लो ये जो ए वाले भाई साहब थे, ए वाले की ग्रोथ नहीं हो रही है, एम्पीसिलिन मीडियम है, ए वाले की ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन बाकी के जो दो लोग हैं, सी वाला भाई और बी वाला जो ब्रदर है, सी वाला और बी वाला ब्रदर है, ये पूरा का पूरा मस्त ग्रो कर रहा है। सी एंड बी मस्त ग्रो कर रहा है, लेकिन ए की पॉपुलेशन नहीं ग्रो कर रही है, ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब। तो कह रहे हैं ए वाले फॉर्म को हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, नो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास। इसका मतलब फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ होगा इसके पास, फॉरेन डीएनए नहीं आया होगा इसके पास, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखो बच्चे, दो ये दोनों ग्रो कर गया, बी भी ग्रो कर गया, सी भी ग्रो कर गया, इन दोनों को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्या कह रहे हैं, इन्हें कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसलिए तो जिंदा रहेगा एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में तभी तो जिंदा रहेगा क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है। इसका मतलब इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब हमने जो डीएनए डाला था वो इनमें चला गया। अब कह रहे हैं इसमें भी दो तरह की सेल्स थी, एक ऐसा था जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, मतलब एक ऐसा जो पीबीआर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक ऐसा था जिसमें पीबीआर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक ऐसा जिसमें पीबीआर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। मतलब एक में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दोनों, और एक में जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कैसे पहचानोगे, जब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफर करोगे, क्या उसी मास्टर प्लेट से कुछ बैक्टीरिया को लेकर के आओ, उसी मास्टर प्लेट से कुछ बैक्टीरिया को लेकर के आओ और तैयार करते हैं एक और मीडियम। क्या अब हमने उसी मास्टर प्लेट से फिर ट्रांसफर करा, हमने अब जो मीडियम लिया सेकंड कंडीशन में लिया, इसको कह रहे हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। कौन सा मीडियम लिया, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर करा। तो अब देखो कह रहे हैं वो प्लाज्मिड जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, वो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया यहां ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसमें एम्पीसिलिन था वो यहां भी ग्रो कर गया, टेट्रासाइक्लिन भी है वो यहां भी ग्रो कर जाएगा। मतलब सीधी सीधी साफ है कहानी। कह रहे हैं इसका मतलब अगर यहां पे सी ग्रो कर गया, लेकिन ए वाले भाई साहब कह रहे हैं अब ए भी नहीं ग्रो किया और बी भी नहीं ग्रो किया, ए भी नहीं ग्रो किया, बी भी नहीं ग्रो किया, तो ए में ना तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनो, ए में ना तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ये तो पहले ही क्लियर कर लिया कि ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन अब कह रहे हैं इसका सी और बी में डिफरेंशिएट करो। बी में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस तो थी बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो चुकी है। जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो गई है, मतलब ये है रिकॉम्बिनेंट। कौन है, रिकॉम्बिनेंट। ऐसा डीएनए जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, उसे कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दोनों एक साथ प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं हम नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों है, मतलब प्योर PBr322 जो वेक्टर था वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया विदाउट द एडिशन ऑफ फॉरेन डीएनए उसमें इंसर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है लेकिन टेट्रा लॉस हो चुकी है। टेट्रा क्यों लॉस हो चुकी है, क्योंकि हमने जो जीन इंसर्ट किया उसकी वजह से इसकी एबिलिटी लॉस हो गई है, इसकी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो लॉस होगी। इसलिए टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सी वाला जो सर्वाइव कर गया लेकिन बी सर्वाइव नहीं किया। तो इस ए बी और सी में से अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफॉर्मेंट और इसमें से अगर हम डिफरेंशिएट करें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, अगर हम डिफरेंशिएट करें ए बी और सी में, एक है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेंट। ध्यान से सुने, तो क्या आप यहां से कर सकते हो, ए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, और बी और सी ट्रांसफॉर्मेंट कहे जाते हैं, लेकिन अब ये बी और सी जो ट्रांसफॉर्मेंट है इनमें रिकॉम्बिनेंट कौन है। जब इसे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफर करोगे तो जो एक फॉर्म था बी वाला वो सर्वाइव कर गया, मतलब वो कौन था, बी वाला सर्वाइव नहीं किया, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट होगा जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गई, और जो सेकंड वाला है वो सी वाला वो सर्वाइव कर जाता है, उसे कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट के ही टाइप्स हो गए, दो वेरिएंट्स हो गए। तो हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल सिंपल है और बहुत सरल है। ये समझने के लिए आपको बता दूं मैं, ये आप देखो ये प्रोसेस एनसीईआरटी ने भी लिखा है, कह रहे हैं 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है आपको, 2 अलग अलग प्लेटिंग करनी पड़ रही है। अलग अलग प्लेटिंग एक कमरसम प्रोसेस, एक टफ प्रोसीजर है, एक काम और बढ़ा देता है आपका। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है साइमल्टेनियस। क्या इसे अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ और भी वेक्टर बनाए, PUC नाम का वेक्टर, PUC8, PUC19, PUC22 नाम के वेक्टर कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। कह रहे हैं इस साइमल्टेनियस प्लेटिंग को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं PUC, P मतलब प्लाज्मिड, UC मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, PUC8 नाम का प्लाज्मिड बनाया गया। इस प्लाज्मिड में हमें बार बार प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने सेलेक्टेबल मार्कर में LAC-Z जीन को भी यूज किया है एज सेलेक्टेबल मार्कर। तो कह रहे हैं बार बार प्लेटिंग को अवॉइड करने के लिए हम PUC8 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेस्ट सेलेक्टेबल मार्कर ब्लू व्हाइट सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। याद रखेंगे, जो अगला सिलेक्शन होता है वो होता है, उसे कहते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन के बेस पे हम यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। तो PUC8 कह रहे हैं न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऐसे प्लाज्मिड बनाए गए जिसमें हम ब्लू व्हाइट सिलेक्शन करते हैं, PUC8 जिसमें LAC-Z एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया गया। इसमें जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ये देखो कह रहे हैं ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है और ये दूसरा प्लाज्मिड है, इसमें अगर आप देखोगे LAC-Z वाला जीन यूज किया गया।
ये है लैक जेड नाम का जीन और यहाँ पे है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब हमने यहाँ पे दो सेलेक्टेबल मार्कर फिर यूज किए हैं, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट वाली साइट और एक है लैक जेड वाली साइट। यार ये दो साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा देखें यार यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट बनाया हमने उसमें से लैक जेड को निकाल दिया। ये देखो लैक जेड को हमने निकाल दिया, लैक जेड यहां से हमने निकाल दिया, लैक जेड निकला तो ये वाली जो साइट हो गई इस पे लैक जेड मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड नहीं करेगा। ध्यान से सुने, कह रहे लैक जेड विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसको कोड करता है? लैक जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है लैक जेड। लेकिन जहां पे हमने यहां देखो ये एमपीआर तो है लेकिन लैक जेड इनएक्टिव हो गया तो इनसर्शनल इनएक्टिवेशन लैक जेड का किया, इनसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो देखो एक शॉट में सारा खेल हो जाता है। कह रहे हमको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखने की जरूरत नहीं है, हमने केवल एक मीडियम तैयार किया, बार बार प्लेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मीडियम तैयार किया, एक मीडियम में हमने एम्पीसिलिन डाल दिया है, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम डाल दिया है और उसके साथ एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दिया है, कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट कहते हैं। इसका नाम है एक्स गैल, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्स गैल, जिसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑक्सीडाइज कर देता है और कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो एक्स गैल हमने डाला है ना बेटा, ये जो एक्स गैल डाला है ये ऐसा सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट का एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम है ये एक्स गैल को ऑक्सीडाइज कर देता है और कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, कलर्ड प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। कलर्ड प्रोडक्ट जो ब्लू कलर्ड होता है, कैसा होता है? ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट में इसे कन्वर्ट कर देता है। मतलब अब ब्लू व्हाइट सिलेक्शन है। ध्यान से सुनिए, कह रहे हमारे पास बैक्टीरिया जो थे उनको आइडेंटिफाई करना था। कह रहे एक तो हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया जो एम्पीसिलिन में ही मर जाएगा। ये देखो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो था ए जो था वो एम्पीसिलिन मीडियम में ही मर जाएगा। ये एम्पीसिलिन सेंसिटिव है, क्या है ये? एम्पीसिलिन सेंसिटिव है और पहले ही मर गया। ये जो है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है। कौन है ये? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब नेचुरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती वो है एम्पीसिलिन सेंसिटिव बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होगा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। बाकी दोनों ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, देखेंगे जरा, बाकी दोनों बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं बट कलर दोनों का अलग अलग है। एक का कलर व्हाइट है, ये देखें एक व्हाइट कॉलोनी बन रही है, एक व्हाइट कॉलोनी बन रही है और एक ब्लू कलर की कॉलोनी बन रही है। ध्यान से देखें, कह रहे बाकी जो बचे बी और सी थे, बाकी जो बचे बी और सी थे जिन्हें हम ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कह रहे हैं, एक है बी, एक बा बी, एक है यहाँ बी और एक है सी। इधर से लिखते हैं एक बी और एक सी है। कह रहे ये जो दो बैक्टीरिया ये दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि दोनों के दोनों एम्पीसिलिन मीडियम में सर्वाइव कर रहे हैं, दोनों एम्पीसिलिन मीडियम में सर्वाइव कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं क्योंकि दोनों में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है। नेचुरल बैक्टीरिया में जिसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं थी वो इसमें सर्वाइव नहीं किया, सेंसिटिव थी सेल तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। एम्पीसिलिन सेंसिटिव सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पीसिलिन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मदद से सेलेक्ट कर लिया ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन अब हमें दूसरी जगह प्लेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? यार जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है ये रिकॉम्बिनेंट, ये देखो कह रहे इसका इनएक्टिवेशन हो चुका है, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लैक जेड नहीं है इसमें, तो अगर लैक जेड नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसमें एक्सप्रेस नहीं होगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट होगी। और जब बीटा गैलेक्टोसाइड एब्सेंट होगी तो वहां पे एक्स गैल का ऑक्सीडेशन वो नहीं करेगी, नो कलर प्रोडक्शन। मतलब ये व्हाइट कलर की कॉलोनी जो बनी है, व्हाइट कॉलोनी जो आपको दिखाई दे रही है ये कही जाएगी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। क्या कही जाएगी? रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कही जाएगी। व्हाइट वाली कॉलोनी जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, लैक जेड का जीन गायब हो गया है, उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। और जिसके अंदर लैक जेड का जीन होगा, जो लैक जेड जीन होगा ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगी, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेस करेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस होगी तो ये बनेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। कौन होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अब देखा, कह रहे हैं PUC8 नाम का ऐसा हमने वेक्टर डिजाइन किया जिसमें हमें बार बार प्लेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। पी जो हमने इसके पहले यूज किया था, जो हमने PBr322 यूज किया था, इसमें ड्रॉबैक थे, 2 प्लेट्स लगानी पड़ती हैं, 2 प्लेट्स साइमल्टेनियस लगानी पड़ती हैं, ट्वाइस प्लेटिंग करनी पड़ती है जो कि एक कम्बरसम प्रोसेस है। लेकिन जब हमने PUC8 को डिजाइन किया तो अब हमें यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्लेट में ही हम लैक जेड और एम्पीसिलिन की प्रेजेंस में, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में हम रिकॉम्बिनेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी सिलेक्शन को हम ब्लू व्हाइट सिलेक्शन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लू कॉलोनी कौन सी होगी, आप बताओगे ब्लू कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी। व्हाइट कॉलोनी कौन होगी? जिसमें लैक जेड वाला जीन इनएक्टिव हो गया, उसे इनसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। उस व्हाइट कॉलोनी को हम कहते हैं क्या? उस व्हाइट कॉलोनी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट में एक होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट और दूसरा होगा रिकॉम्बिनेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो मान के चलो आपने किला फतेह कर लिया है और आपको अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इजी प्रोसेस है, इजी कांसेप्ट है। यहीं पे इसको आज विराम देंगे और अब शुरू कर लेंगे क्वेश्चंस का सिलसिला। बाकी बातें एनसीईआरटी के पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टर्म रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेफर्स टू, ये पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस रेप्लिकेशन इन अ बैक्टीरियल सेल। किसी बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज के रेप्लिकेशन को स्टॉप करना ही क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। तो आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या सही नहीं है? रिकॉग्नाइजेस द पैलिंड्रोम न्यूक्लियस, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। जैसे बैक्टीरियोफेज से नहीं बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, तो इनकरेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यार सेल 1 साइट को हमने काट दिया। अगर सेल 1 एंजाइम का इस्तेमाल किया और हमने प्लाज्मिड के अंदर PBr322 के अंदर खेला कर दिया, अगर हमने सेल 1 यूज किया है तो आपको याद होगा सेल 1 और बैम H1 जो थे वो रिलेटेड थे टेट्रासाइक्लिन वाली साइड से। एम्पीसिलिन वाली साइड जो थी वहां पे था PVU1 एंड PST1। तो इसका मतलब सेल 1 से कट किया है तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा ससेप्टिबिलिटी किसके लिए बढ़ेगी? तो याद रखेंगे फॉर टेट्रासाइक्लिन, ये सेंसिटिव हो जाएगा, उसे ससेप्टिबल टू टेट्रासाइक्लिन कहेंगे। आंसर 1 विल बी करेक्ट।
इन केस ऑफ BAMH1 एंजाइम जो था उसमें H किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जैसे कि हमने पढ़ा ये टाइप ऑफ स्ट्रेन्स होते हैं किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, जो थर्ड पॉइंट होता है वो थर्ड पार्ट जो होता है वो एक्सप्लेन करता है टाइप ऑफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ओरी का मतलब होता है वो साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन इज ओरिजिनेटेड इज कॉल्ड ओरी साइट। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आपका थोड़ा सा चैप्टर ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, बहुत सारी चीजें इजी भी हैं, बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, तो अलग अलग टैक्टिक्स अपनाएंगे, कहां याद करना है, कहां कंसेप्ट है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होगी, लेकिन क्वेश्चन करना आपके लिए जरूरी है, डीपीपी जरूर लगाएं और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज करके तभी एनसीईआरटी समझ में आएगी। पहले क्लास नोट्स को आप पढ़ें और फिर एनसीईआरटी पढ़ें। फर्स्ट यूज द क्लास नोट्स एंड सेकंड रीड द एनसीईआरटी। तो ये स्टेप आपके होने चाहिए, पहले क्लास नोट को समझ ले, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने, एक्सरसाइज के हो या डीपीपी के हो, करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे की कहानी और पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच, आज विदा लेता हूं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। लव यू मेरा बच्चा, लव यू मेरा बड़ू।